चलो स्टार्ट करते एक नया चैप्टर। आप लोगों के अकाउंट्स में यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले वो जान लो। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है जर्नल एंट्री। ठीक है। सेकेंड नंबर पर आप लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड नंबर पर पढ़ना है आप लोगों को 3 कॉलमर कैश बुक। और फोर्थ नंबर पर पढ़ना है आप लोगों को ट्रायल बैलेंस। ठीक है। 3 कॉलमर कैश बुक काट के मैं खाली कैश बुक लिख रहा हूं, खाली कैश बुक, क्योंकि एक और 2-3 टाइप की कैश बुक होती है। तो यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को इतने सारे टॉपिक है जो पढ़ने हैं। एक है आपका जर्नल, दूसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन, तीसरा है कैश बुक और चौथा है ट्रायल बैलेंस। हमने अभी तक पिछली क्लास में ट्रायल बैलेंस खत्म कर लिया है। ठीक है। जो बाद में जुड़े हैं उनका ट्रायल बैलेंस छूटा नहीं है, मैं कराऊंगा, वापस से रिपीट होगा तो ये ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। आज की क्लास में हमारा टारगेट है, हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले। ठीक है। इधर देखो भाई, हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले। जर्नल एंट्री को हिंदी में बोलते हैं पंजी प्रविष्टि। जर्नल एंट्री को हिंदी में बोलते हैं पंजी प्रविष्टि। आप लोगों को हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए बोलता हूं ये। ठीक है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल, जनरल नहीं, जर्नल एंट्री। ठीक है। क्या समझते हो आप बताओ। हाँ, जर्नल एंट्री 11th में तो पढ़े ही होगे, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो भी जानते हो बताओ। डेली का रिकॉर्ड करना, और ठीक बोल रहे हो, डेली का रिकॉर्ड करना। उसके बाद कैश और क्रेडिट दोनों का एंट्री होता है। और आप बोलो। कैश टैली करने के काम आता है। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। आप बोलो। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, आप बोलो। सेम। आप नहीं पता। आप लोग ऑनलाइन वालों, संजना, सुहानी, पूर्वी, पूर्णेंद्र, अब लेफ्ट कर दिया वो। ठीक है। देखो इधर क्या होता है, इधर अब बात नहीं। क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस है, मान लो ये बिजनेस है। ये बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। क्या हो रही है? एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर जितनी बहुत सारी क्या हो रही है? एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनको आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। मनी के फॉर्म में मेजर करना मतलब, जैसे किसी भी चीज को आप मेजरमेंट करते हैं ना, तो मनी के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपए का कुछ गुड्स खरीद के लाए, तो इसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो कि नहीं? 10,000 का कुछ खरीद के लाए तो उसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। मैं पूछूंगा कितने का लाए तो बोलोगे 10,000। स्टाफ को सैलरी दिए तो मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते कि नहीं? कर सकते। मतलब बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन सारे एक्टिविटीज को बोला जाता है ट्रांजेक्शंस। उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन। तो मैं आप लोगों से कुछ कुछ पूछ रहा हूं, बताना मेरे को। फर्नीचर खरीद के लाए 20,000 का, बताओ ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? है। स्टाफ को सैलरी दिए 10,000, ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? है। एक भिखारी आया, उसको हमने 10 रुपए निकाल के दे दिया गल्ले से, बताओ ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? है। आपके मनी के फॉर्म में मेजर कर पा रहे हो कि नहीं? और वो एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हो रही है कि नहीं? आपके कस्टमर लोग आए, आपने उन लोगों के लिए चाय वाय मंगवा दिया, जिससे आपका 100 रुपए का खर्चा हो गया, तो बताओ ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? है। मतलब बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है,
जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा? ट्रांजेक्शन। हरी बात समझ में? अब उन ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री करना। उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्रीज करना। क्लियर है? अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया क्यों जाता है? क्यों रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को? आप मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, साल भर में एक जोड़ी कपड़ा खरीदे और एक जोड़ी कपड़ा बेचे, बस उसके अलावा कोई लेन देन हुआ ही नहीं आपके बिजनेस में, तो याद रख लोगे कि इसको? कितने में खरीदे थे, कितने में बेचे थे, सब याद रहेगा, क्योंकि एक ही ठोक ट्रांजेक्शन हुआ है बस। लेकिन ये काम अगर आप हजारों की वॉल्यूम में, लाखों के वॉल्यूम में कर रहे हो, डेली बेसिस पे, डेली दिन में 100 कस्टमर आते, 100 कप चाय पिला रहे हो उनको, है ना, 10-12 भिखारी आके चले जा रहे हैं, अपने 50 वर्कर काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देना है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लाखों का है, दिन में 2-2, 3-3 हजार ट्रांजेक्शन हो जा रहे हैं, तो वो याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो याद नहीं रखने के कारण आप बिजनेस में क्या चल रहा है उसका हिसाब रख पाओगे? फिर नहीं। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? कहीं पे एक जगह व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। उस रिकॉर्डिंग करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री जो होती है ना, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होती है। क्रोनोलॉजिकली समझते हो? डेट वाइज। ऐसे आपकी मर्जी नहीं कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। जर्नल एंट्री जो होती है डेट वाइज रिकॉर्ड होती है, डेट वाइज। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री जब हम करते हैं, जर्नल एंट्री में काहे की रिकॉर्डिंग होती है? बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबकी एंट्री होती है इसमें। क्लियर है? चलो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट क्या होता है? देखो बात नहीं करो, इधर देखो, ऊपर से चले जाएगा चैप्टर, ये समझ में ही नहीं आएगा करना के। ट्रायल बैलेंस तो एकदम इजी था करके सबसे पहले वही स्टार्ट किया था, अब वो बन गया, इसका मतलब ये मत समझो कि ये भी बन जाएगा आप लोगों से। हाँ, अभी जीएसटी वीएसटी सब आएगा, तो पहले ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी की इधर उधर की बातचीत बाहर। इन द बुक्स ऑफ, जो भी बिजनेस का नाम है उसका लिखोगे, जर्नल एंट्री लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर्स। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। ठीक है, एक होता है डेबिट अमाउंट और दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री जब भी हम पास करते हैं ना, तो यहां पर है ना एक डेट लिख देते हैं, जो भी डेट है वो। ठीक है, जो भी अकाउंट है पहले उसको लिखते हैं डेबिट, फिर जो क्रेडिट हो रहा है उसको 2 करके क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट वाले की अमाउंट इधर, क्रेडिट वाले की अमाउंट इधर, फिर नीचे हम क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है किससे? बीइंग से। ठीक है, ऐसे करके अपने को जर्नल एंट्री पास करना रहता है, फॉर्मेट। आई बात समझ में? तो अब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके लिए आप लोगों को जर्नल एंट्री के रूल्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? जर्नल एंट्री के रूल्स। जर्नल एंट्री के रूल को समझने के लिए आप लोगों को अकाउंट्स जितने भी होते ना, जितने भी बिजनेस के अंदर अकाउंट होते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है, वो पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट,
और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को वास्तविक खाता बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को निम्न खाता बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन क्या देख रहे हैं, जर्नल एंट्री के रूल। डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। चलो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टाइप ऑफ अकाउंट समझना पड़ेगा। रियल अकाउंट किसको बोलेंगे, किसी भी बिजनेस के अंदर रियल अकाउंट के कैटेगरी में किसको डालेंगे। फर्नीचर में खरीद के लाया अपने बिजनेस के लिए, तो बताओ फर्नीचर आया कि गया, आया। तो फर्नीचर एक वस्तु है, उसके लिए क्या शब्द यूज करोगे, आया। अगर बेचूंगा तो फर्नीचर गया। क्लियर है, जैसे आज वो टेबल पूरे बेच दिया तो फर्नीचर पूरे गए, और क्या आया मेरे पास, कैश आ गया। और खरीद के लाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा। तो जो भी वस्तु बिजनेस के अंदर आ रही है और जो भी वस्तु बिजनेस के बाहर जा रही है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कौन से कैटेगरी में, रियल अकाउंट, वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब बात करेंगे लिविंग थिंग्स की, लिविंग बींग्स। पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, देने वाला और लेने वाला। तो ये कोई व्यक्ति, ये कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जैसे बैंक में बोल दिया, बैंक, ये कोई आदमी है कि इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है। आपका नाम ले लिया सुयश, ये कोई इंस्टीट्यूशन है कि एक पर्सन है, पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन भी आते हैं और इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। क्लियर है। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में है ना, हिंदी में अगर समझोगे ना, आया और गया, दिया और लिया। नॉमिनल अकाउंट का मतलब जो चीज बिजनेस में हो जाती है, बिजनेस में जो हो जाती है, उन सारी चीजों को कहां कैटेगराइज करेंगे, जैसे खर्चे हो गए, खर्चों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, खर्चा हुआ या फिर खर्चा किया, ये बोलोगे कि नहीं। नुकसान हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये वर्ड यूज करते हैं। तो जो चीज हो जाती है ना बिजनेस में, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। मतलब उसको नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। रियल अकाउंट में क्या आएगा, जो चीज बिजनेस में आई या बिजनेस से बाहर गई, उसको रियल अकाउंट में डालना है। जो देने वाला है और लेने वाला है, पर्सन या इंस्टीट्यूशन, उसको पर्सनल अकाउंट में। और जो बिजनेस में हो रही है चीजें, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। तो रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, जो चीज बिजनेस के अंदर आ रही है उसको क्या करोगे आप, डेबिट। एंड व्हाट फ्रॉम बिजनेस, जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो चीज बिजनेस में अंदर आ रही है उसको क्या बोलेंगे, डेबिट। रिसीवर, प्राप्त करने वाला, रिसीवर, उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जो देने वाला है, गिवर, को क्या करेंगे, क्रेडिट। एक्सपेंस और लॉसेस, इसको क्या करेंगे, डेबिट। और इनकम या फिर गेन, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। आई बात समझ में। तो ये हो गया रूल। एक रूल और है, जो नया रूल है, सुनना, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। एसेट अगर बढ़ता है, एसेट अगर क्या होगा, बढ़ेगा। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। और एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और लायबिलिटी में उल्टा, लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो डेबिट, और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, क्रेडिट। जैसे आग का नेचर क्या होता है, गर्म, और पानी का नेचर क्या होता है, ठंडा। आग में और आग लगाओगे तो आग बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बढ़ेगी।
मतलब एसेट्स का नेचर है ना डेबिट होता है, तो डेबिट वाली चीज उसको और डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। और लाइबिलिटी जो है ना वो कैसी है, पानी टाइप की है। आई बात समझ में। लाइबिलिटी का नेचर जो होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट। हाँ तो ठीक है, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो जो चीज क्रेडिट है उसको क्रेडिट और करोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और उसको डेबिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्या है, पानी टाइप का, उल्टा। क्लियर है। तो चलो पानी और आग को छोड़ो, बस इतना याद रखो, एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या करना है, डेबिट, और एसेट अगर कम होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट, और कम होगी तो डेबिट। ये रूल है, मैंने अभी तक की क्लास में आप लोगों को ये सब बताया है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या बताया, हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें बिजनेस के अंदर होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते, क्रोनोलॉजिकली, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज, जिससे हम बिजनेस में अपने ट्रांजेक्शन्स का अच्छे से हिसाब किताब रख सकेंगे और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस का अनुमान लगा सकेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बताया, इस तरीके से होता है। उसके बाद जर्नल एंट्री करने के अपने खुद रूल्स है जो आपको लोगों को समझने पड़ेंगे। क्लियर है। जर्नल एंट्री भले आप लोग 11th में पढ़े होगे, उसका लेवल है ना बहुत कम था, कुछ नहीं था, लेकिन अब अगर आप जर्नल एंट्री पढ़ोगे ना तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक, तो मेरे को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और बताने हैं आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछ रहा हूं, मेरे को बताना। एग्जांपल नंबर 1, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹30,000, क्या जर्नल एंट्री होगी बताओ। आपका क्या बोल रहे हैं, आपका आपका आप क्या बोलते हो, आपका आपका हाँ, परचेज टू कैश। देखो जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, और क्या गया हमारे बिजनेस से, कैश अकाउंट। 30,000 यहां पे, 30,000 यहां पे। अब मेरा सवाल यह है कि परचेज को डेबिट क्यों किए और कैश को क्रेडिट क्यों किए। क्योंकि बिजनेस में गुड्स आया तो अपन जो बिजनेस में गुड्स आया तो जो चीज आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गुड्स अकाउंट है, तो अब अकाउंटिंग का नियम यह है कि गुड्स आ रहा है ना तो उसको गुड्स नहीं लिखना है, उसको क्या लिखना है, परचेज लिखना है। इसलिए इसका नाम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेज। और क्या गया हमारे बिजनेस से, कैश, तो उसको कैश लिख देंगे। क्लियर है। चलो अब यहां पर एक बात पूछ रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब क्या लिखोगे, परचेज डेबिट टू बैंक। क्यों, क्योंकि अकाउंट से पैसा जाएगा, आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा। ये ठीक है। चलो अब उल्टा, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, क्या एंट्री होगी बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट टू सेल, कितना, 50,000, 30,000 है ना। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आया और क्या गया, गुड्स गया, गुड्स गया। तो गुड्स जाने के लिए हम है ना उसको गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, सेल्स का नाम दे देंगे। इतनी बात सबको क्लियर है।
अब आगे, पेमेंट सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक। पेमेंट जो मिला किस में मिला? चेक में मिला। तो अब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मैं बोलूं ये गलत है तो एंट्री तो ठीक है। अब सुनो, मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला था? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। क्या समझाने वाला हूं अभी? बैंकिंग ट्रांजेक्शन की आपको अगर पेमेंट चेक से मिल रहा है कि आप चेक से पेमेंट दे रहे हो, फंड ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। हेडिंग डालेंगे अब अपन समझने के लिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट रिसिप्ट और पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स रिसिप्ट और पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है? बैंकिंग चैनल। दैट इज चेक, फंड ट्रांसफर, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस एटसेट्रा। या आरटीजीएस के बाद कार्ड स्वैप, ये तो लिख दिया ना, यूपीआई लिख दिया ना। यूपीआई में गूगल पे, फोन पे सब आ जाता है, ठीक है। कार्ड स्वैप एटसेट्रा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में अगर आपका पेमेंट जो है कैश में ना मिलके किस में मिल रहा है? चेक से मिल सकता है आपको, या आप किसी को चेक से पेमेंट कर सकते हो, या किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आपको कोई फंड ट्रांसफर कर देगा। यूपीआई, यूपीआई मतलब जानते हैं ना, गूगल पे, फोन पे अपन जो करते हैं। उसके बाद एनईएफटी, ठीक है, आरटीजीएस, कार्ड स्वैप। कार्ड स्वैप मतलब समझते हो, वो कार्ड मशीन होती है। उसके बाद एटसेट्रा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ कुछ। देखो, इसके क्या नियम है? तो इसके लिए है ना, देखो इधर चेक को मैं अलग रख रहा हूं। चेक को क्यों अलग रख रहा हूं भाई? अगर आप फंड ट्रांसफर करते हो, यूपीआई करते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, कार्ड स्वैप करते हो, तो आपको कुछ कागज देना पड़ता है क्या सामने वाले को? वो तो सीधा आपके अकाउंट से कट के सामने वाले के अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन चेक के केस में कुछ और होता है। चेक के केस में क्या होगा? आप उसको एक चेक दोगे लिख के, सामने वाला जब जमा करेगा तब आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, तब उसके अकाउंट में जाएगा, है ना। तो चेक और बाकी जो फंड ट्रांसफर वाला सिस्टम है अलग अलग है, इसलिए चेक अलग लिख रहा हूं। और बाकी मैं अगर बोल सकता हूं फंड ट्रांसफर में ये सारी चीजें आ जाती है। फंड ट्रांसफर अगर मैं बोल दिया तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। यूपीआई बोल लो, ठीक है, एनईएफटी बोल लो, आरटीजीएस बोल लो, कार्ड स्वैप बोल लो, कुछ भी बोल लो। क्लियर है? तो यहां पर मैं चेक लिख देता हूं और साइड में क्या लिख देता हूं? फंड ट्रांसफर। चलो,
फंड ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो आपको या तो पैसा मिल सकता है या फिर आप पैसा दे सकते हो, रिसिप्ट और पेमेंट। ऑन अमाउंट रिसीव्ड, ऑन अमाउंट पेड। अमाउंट रिसीव होने पे और अमाउंट का पेमेंट होने पर क्या करोगे आप लोग? अमाउंट जब रिसीव होगी ना तो आप बैंक अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर आप अमाउंट को पे करोगे तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट करोगे। ध्यान रखने वाली चीज है ना। लेकिन अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? नहीं, चेक, चेक इशूड, चेक देने को क्या बोलते हैं? चेक। और चेक रिसीव्ड, चेक आपको मिला है कि चेक आप दिए हो, किसी को इशू किए हो। चेक आपको मिला है कि आपने चेक दिया है किसी को। अगर आपने चेक किसी को दिया है तो हमेशा बैंक अकाउंट क्या होगा? दे रहे हो ना तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, आपने चेक दिया ना किसी को तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर आपको चेक मिल रहा है, अगर आपको चेक मिल रहा है, सबसे बड़ा टेंशन यहीं पे है। चेक मिल रहा है तो क्या करना है? चेक अगर आपको मिल रहा है ना तो आपको देखना है चेक आपको किस टाइप का मिल रहा है। मतलब चेक को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। चेक को कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है? 3। एक मिलेगा व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। आज मिला चेक और आज ही के आज ही हम क्या कर दिए? बैंक में जमा करा दिए। ठीक है। दूसरा, व्हेन चेक रिसीव्ड एंड will be deposited on another day। और लास्ट है रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक। रिसीव क्या हो गया? क्रॉस चेक मिल गया। क्या मिल गया? क्रॉस चेक मिल गया। सुनो, अगर आपको चेक मिला आज और आपने आज के आज ले जाके बैंक में जमा कर दिया तो उस केस में इसको बैंक अकाउंट मानेंगे। मतलब उस केस में आप बैंक अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। आज ही चेक आया और आज ही के आज ही आपने क्या कर दिया? बैंक में जमा कर, तो उस केस में चेक को बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट करोगे। लेकिन चेक आपको मिला है कभी और जमा करोगे कभी और। चेक मिला आज, जमा करोगे कभी और, तो उस केस में चेक को कैश मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश अकाउंट। ये याद नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा, एंट्री गलत हो जाएगी। चेक मिला तो तुरंत बैंक डाल दिए, नहीं है ऐसा। देखना है जमा कब हो रहा है। जमा सेम डे हुआ तो बैंक, और कभी और जमा करोगे तो कैश। और लास्ट में लिखा रिसीव क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक तो इसमें भी हमेशा क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को, इसमें जमा कब हुआ वो नहीं देखना है, डेबिट करोगे। अब मेरा सवाल ये है, बता रहा हूं कहां लिखा है कैश, ये वाला। ठीक है, बता रहा हूं। सबसे पहले चेक हमको मिला आज और आज ही बैंक में जमा कर दिए।
ठीक है। चेक है ना, दो टाइप के होते हैं। चेक दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल चेक और दूसरा होता है क्रॉस्ड चेक। एक होता है नॉर्मल चेक और दूसरा होता है क्रॉस्ड चेक। क्या फर्क है नॉर्मल चेक और क्रॉस्ड चेक में? कभी सुने हो नाम क्रॉस्ड चेक का? चेक जैसा चेक रहता है ना, उसी को नॉर्मल चेक बोलते हैं। इस टाइप का चेक है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल चेक। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स लोगों की चेक बुक देखना, वही नॉर्मल चेक ही तो है। अब सेम यही वाला चेक आप उठाओ, एक ठो पेन लो और दो ठो डंडी खींच दो साइड में, अपने ही पेन से, अपने हाथ से। सादे चेक में, नॉर्मल चेक में साइड में दो ठो डंडी खींच दो, तो क्या हो गया? क्रॉस चेक बन जाएगा। हरी बात समझ में नहीं है? मतलब नॉर्मल चेक में जब दो ठो डंडी साइड में खींच दिया जाएगा और बीच में लिखना भी पड़ता है कुछ, और जरूरी नहीं लिखना, यहां पे दो ठो डंडी खींच दो और यहां लिख दो अकाउंट पेई। क्या लिखोगे? अकाउंट पेई। तो ये क्रॉस हो गया चेक। इसमें फर्क क्या है? नॉर्मल चेक और क्रॉस चेक में फर्क क्या है? नॉर्मल चेक में दो ठो डंडी नहीं खींचे रहती और क्रॉस चेक में हम दो ठो डंडी खींच देते साइड में। तो डंडी खींचने का क्या डिजाइन बनाने की इच्छा हो रही है हमको? नहीं। मान लो ये सुयश है, मान लो ये सुयश है, ये घूम रहा है मार्केट में, ठीक है। इसको किसी से 10,000 रुपए लेना था, सुयश को किसी से 10,000 रुपए लेना था। सामने वाले के पास गया घूमते फिरते, सुयश दिया मेरा पेमेंट। सामने वाला बोला एले चेक रख 10,000 रुपए का, और सुयश को उसने 10,000 रुपए का नॉर्मल चेक पकड़ा दिया। कितने का चेक पकड़ा दिया? 10,000 का नॉर्मल चेक पकड़ा दिया। अब सुयश घूमते 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 चेक घुमा डाला, घूम रहा है या घर आ रहा होगा वापस, चेक घूम गया उससे। अब ये चेक मिल गया किसको? हर्ष को। नहीं मिला है भाई, वो चुराया थोड़ी है। ये चेक किसको मिल गया? हर्ष को मिल गया। सुनो सुनो, अब चेक आया किसके पास? हर्ष के पास। हर्ष जाएगा बैंक में चेक लेके, बैंक वाला हर्ष को कैश दे देगा 10,000 रुपए। ज्यादा मतलब नमक मिर्ची लगाएगा नहीं वो कि किसका है क्या है, सीधा सीधा हर्ष को 10,000 रुपए दे देगा चेक का। तो ये होता है नॉर्मल चेक। ये सेफ नहीं होता, ये सेफ नहीं होता। क्यों सेफ नहीं होता? क्योंकि ये जिसके हाथ में रहता है वो जाके बैंक से पैसा निकाल सकता है। लेकिन यहीं पे अगर सिचुएशन अगर अलग होती, ये आम जिंदगी और मेंटोस वाली जिंदगी वाली है ना, मतलब यहां पे अब वापस से सूरज घूम रहा है मार्केट में, किसी को पेमेंट लेना था सूरज को, तो पेमेंट में उसको क्या मिल गया? चेक मिल गया। तो सूरज को सामने वाला या तो खुद ही काट के दे देगा या सूरज खुद ही काट देगा अपने हाथ से, कोई भी काटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चेक क्या हो गया? नॉर्मल चेक नहीं रहा, क्या हो गया? क्रॉस चेक। अब घूम रहा है सूरज, चेक गिरा डाला, अब ये चेक मिल गया किसको? हर्ष को। किसको मिल गया? हर्ष को। अब हर्ष पिछले बार 10,000 लेके बैठ चुका है, फिर वो कागज उठाया, चलो फिर से जाएंगे बैंक में 10,000 लेके आएंगे। अब बैंक वाला क्या करेगा मालूम है? चेक देखेगा, ठीक है, दो ठोक एंट्री मारेगा, तुरंत सुयश के खाते में पैसा डाल देगा और हर्ष देखते रह जाएगा, क्या किया? जन सेवा करके आया बोले। आई मेरी बात समझ में? मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जिसके खाते के नाम से, जिस आदमी के नाम से चेक कटा है, उसके खाते में पैसा जाएगा, नकदी किसी को नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? और ये वाला कोई भी। अच्छा, ये तो मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा था। क्या होता है जब नॉर्मल चेक आपको मिला हुआ है, आपके पास 10,000 का नॉर्मल चेक है, मेरे से आपको 10,000 लेना था, मैं आपको कैश नहीं दिया, ले लो 10,000 रुपए, उसकी वैल्यू, उस कागज की वैल्यू कितनी? 10,000। अब आपको पेमेंट करने अगली पार्टी को, तो आप चेक उठाओ उसको दे दो। आपको पेमेंट करने किसी और को, आप लो चेक उसको दे दो। तो चेक ऐसे घूमते रहेगा, मतलब वो किसका काम कर रहा है? कैश का काम कर रहा है। जब तक बैंक में नहीं जमा होगा तब तक वो क्या बने रहेगा? कैश बने रहेगा। आ रही बात समझ में? और जिस आदमी के पास आखिरी में रहेगा उसी को उसका क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। इसलिए उसको कैश मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश। लेकिन ये वाला जो चेक है, अकाउंट पे चेक,
इसको मैं अगर आपके नाम से, मेरे नाम से अगर कोई चेक काट के दे दिया, मेरा नाम लिखा हुआ है उसमें, मैं आपको दूंगा ना, तो आपके लिए कागज का टुकड़ा है लेकिन मेरे लिए 10,000 की वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्या बताया, अगर चेक आपको आज ही मिला है और आज ही बैंक में जमा कर दिए तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गई, लेकिन अगर चेक आपको आज मिला है और उसको कभी और जमा करोगे तो उसको क्या मानना है, कैश के समान मानना है। भले ही वो चेक है लेकिन लिखोगे क्या, कैश। और अगर क्रॉस चेक है तो बैंक ही लिखना, चाहे वो कभी भी जमा हो। क्लियर है? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूं, चेक की वैलिडिटी कितने महीने की रहती है? जैसे चेक, मान लो मैं आपको एक चेक दिया 10,000 का, ठीक है, लिख दिया आज की डेट, आज क्या है 29/9/2023, आज ये डेट डाल के दे दिया। इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 महीना। कितनी वैलिडिटी? 3 महीना। 3 महीने इसकी, जैसे ही 3 महीना क्रॉस हुआ चेक एक्सपायर हो जाएगा, बैंक में भूनेगा नहीं, मतलब उसका पैसा नहीं निकाल सकते आप। पहले 6 महीना हुआ करती थी, बाद में फिर चेंजेस आया तो 3 महीना हो गया। क्लियर है? तो आप लोगों को जर्नल एंट्री करते समय आप लोगों को ये वाला याद रहना चाहिए, क्या? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन का पूरा मैंने अभी ये चार्ट बनवाया। बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, या तो आपको पैसा बैंक के थ्रू मिल रहा है या फिर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें चेक से भी पेमेंट हो सकता है और फंड ट्रांसफर से भी हो सकता है। फंड ट्रांसफर में अगर हो रहा है ना, तो पैसा आया तो बैंक डेबिट और पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, यहाँ पे ज्यादा लफड़ा नहीं है। फंड ट्रांसफर में क्या क्या चीजें आती है? यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, कार्ड स्वैप, ये सब आता है, ठीक है। या फिर बारकोड वाला सब यूपीआई में आता है। और अगर चेक मिल रहा है तो देखना है चेक आप दिए हो कि आपको चेक मिला है। आप चेक दिए हो ना तो बैंक हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। और चेक अगर आपको मिला है तो ये 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि चेक अगर आज मिला, आज ही जमा कर दी तो बैंक डेबिट, चेक मिलेगा आज कभी और जमा करोगे तो कैश डेबिट, और क्रॉस चेक मिल गया तो बैंक डेबिट। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मैंने आज की क्लास में क्या करवाया आप लोगों को? फॉर्मेट बताया जर्नल एंट्री का, रूल्स बताए। रूल में क्या होता है कि अकाउंट को अपन कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? 3 कैटेगरी में, और एसेट और लायबिलिटी में, ठीक है। तो जो रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है डेबिट और गिवर है क्रेडिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस डेबिट और इनकम और गेन क्रेडिट। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कम होती है तो और बढ़ती है तो क्रेडिट। इसका ध्यान रख रहे हैं एंट्री करते समय। फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है डिस्काउंट। ऑब्लिक रिबेट। अगला टॉपिक क्या है? डिस्काउंट और रिबेट। क्या समझते हो डिस्काउंट और रिबेट से? डिस्काउंट मतलब कटौती, कुछ जितने का सामान है उससे कम में आपको सामान मिलना है, आप सामने वाले को कम में दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। और रिबेट का मतलब भी एक प्रकार की क्या? कटौती, कमी, छूट। तो डिस्काउंट और रिबेट में फर्क क्या है? आप है ना, सुनो एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी दिवाली आ रही है तो सब अपने घर के लिए कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेते हैं या कुछ ना कुछ लेते हैं कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आप गए, मान लो फ्रिज लेने, ऑफर चल रहा था कि आप यहां आओ और 25% फ्लैट डिस्काउंट पाओ। आओ और 25% लेके जाओ डिस्काउंट। 10,000 का चीज है तो कितने में मिलेगा? 7,500 में। ये किसी एक कस्टमर के लिए था कि सबके लिए था? सबके लिए था। आप भी जाओ, सबके लिए ये वाला ऑफर अवेलेबल है। तो इस तरीके का अगर कुछ मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। अब आप घूम रहे थे शोरूम के अंदर, देखे एक तो फ्रिज पड़ा है नया का नया, लेकिन इतना बड़ा स्क्रैच लग गया साइड में। उसको पूछना भैया कितने का है? 20,000 का फ्रिज होगा मान लो, तो आपको कम में दे देगा 15,000 में। स्क्रैच वाला लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि एक स्क्रैच तो दीवार के पीछे छुप जाएगा, कौन देखता है उसको, है ना, होता है ऐसे। तो
इस टाइप का डिस्काउंट अगर मिल रहा है, जो किसी प्रोडक्ट में कुछ कमी है जिसके कारण अलग से आपको स्पेसिफिकली मिलेगा या उस प्रोडक्ट पर अलग से दिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिबेट। डिस्काउंट मतलब इन जनरल सबको दिया जाता है और रिबेट मतलब स्पेसिफिकली किसी पर्सन को या किसी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाता है। क्लियर है? तो चलो, डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट, अभी हम डिस्काउंट और रिबेट दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं रिबेट में नहीं हूं, मैं डिस्काउंट में हूं। डिस्काउंट और रिबेट, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? डिस्काउंट की। डिस्काउंट जो है ना भाई, दो टाइप का होता है। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है? अभी हर क्वेश्चन में दिखेगा आप लोगों को ये। जैसे आप मान लो जीन्स खरीदने गए कपड़ा दुकान में, जीन्स की एमआरपी थी 2499 रुपए। ठीक है, ये क्या है? एमआरपी है। अब दुकान वाला बिना आपके कुछ बोले बोला मैं 10% कम कर दूंगा आपका, आप बोले भी नहीं, आप जाओ लेने, आपके लिए भी 10% कम, आप जाओ आपके लिए भी 10% कम, आप जाओ आपके लिए भी 10% कम। तो जो दुकान वाला अपनी चीजों में इन जनरल सबको डिस्काउंट दे रहा है, तो ऐसा डिस्काउंट को क्या बोलेंगे हम? ट्रेड डिस्काउंट, जो सबके लिए अवेलेबल है। और अब आपका ये कितने का हो गया? 2499 माइनस 10% कितना होता है? 2250 रुपए। मतलब आपको 250 का क्या मिल गया? तो 2250 का क्या पड़ गया आपको? जींस पड़ गया। अब आप उसकी दुकान वाले के पीछे पड़ गए, भैया मेरे को और कम करो, मैं नकदी दे रहा हूं पैसा आपको, उधारी कर रहे हो तो नहीं, आप सामने वाले को बोले मैं कैश दे रहा हूं, अभी तुरंत मेरे को दो और मेरे को और कम लगाओ। तो आप क्या की? सामने वाले को बोले लो ना भैया 2200 रखो। कितना रखो? 2200। आप अपने से और कम करवा दिए उससे पैसा। क्यों कम कराया? क्योंकि आप उसको सामने वाले को कैश में पे कर रहे हो। ठीक है, तो 50 रुपए एडिशनल आपका और कम हो गया। किस लिए? क्योंकि आपने उसको कैश में पे कर दिया। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो है ना वो हमेशा दिया जाता है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? ओनली इन केस ऑफ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के वक्त जो पेमेंट दिया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट, और इसको ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर को दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाले कस्टमर को दिया जाता है। उधारी के ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट नहीं होता। जब अकाउंटिंग की बात आती है ना, अकाउंटिंग की, तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसकी एंट्री कहीं पर नहीं होती। कैलकुलेशन करेंगे लेकिन एंट्री कहीं पर नहीं होगी। और कैश डिस्काउंट की जब बात करेंगे तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी होगी और एंट्री भी होगी। क्लियर है मेरी बात? ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करें तो इसकी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। जबकि कैश डिस्काउंट की अगर बात करें तो इसकी एंट्री पर होगी और कैलकुलेशन भी होगी। ट्रेड डिस्काउंट में लिख देते हैं एंट्री, कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन होगी, इसकी भी कैलकुलेशन होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी। इसे समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा? चलो, एक मैं यहीं पे साइड में ऐड कर दे रहा हूं।
रिबेट के। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐड रिबेट। रिबेट की एंट्री भी होती है और कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है। रिबेट की एंट्री भी होगी और कैलकुलेशन भी होगी। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट और रिबेट, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। अभी तो रूल समझ लो बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जीएसटी करवाऊंगा, जीएसटी का क्या करना है, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, फिर इसके आगे का अपन नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे।